हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। गुरुकुल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख के इस वीडियो के अंदर आए हैं, हमने एक और नया चैप्टर स्टार्ट करा है। आज चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहने के लिए तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो ट्रांसलेट नहीं करना जानता कि भैया पढ़ तो लिया, समझ तो आया नहीं कुछ भी, उसके लिए बहुत टफ हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर वैसे मेरे से पूछोगे तो बहुत इजी लेवल का चैप्टर है। एज सच ट्रिग्नोमेट्री तो काफी एवरेज मॉडरेट लेवल का चैप्टर होता है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उतना ही इजी चैप्टर माना जाता है मेरी नजरों में तो। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि आप कंसेप्ट को पकड़ना सीख जाओ। जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि भैया कैसे आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करके गिवन पॉइंट्स को लिखना सीख जाओ, डायग्राम बनाना सीख जाओ, तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप YouTube के अंदर जानते हो कि कुछ बच्चे पहले से ही बहुत पढ़ के आ चुके होते हैं, कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, रिवीजन के लिए वीडियोस पे क्लिक करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से पढ़ाते हुए एडवांस तक लेके जाऊंगा अपने कंसेप्ट को। एडवांस इन द सेंस मतलब हम एनसीईआरटी के भी सभी क्वेश्चन करेंगे, हम बीच बीच में जो एनसीईआरटी से मिलते जुलते क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो भी करते रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मतलब ये जो चैप्टर मैं मान के चलता हूँ 3 से 4 घंटे का लेक्चर है ये, और इसके कम से कम 4 से 5 पार्ट में अपने 4 से 5 चैप्टरों के अंदर पार्ट्स के अंदर इसको पूरा कवर कर दूंगा, खींच दूंगा सारा। ठीक है बच्चों, तो आज है हमारा पार्ट 1। इसके अंदर हम एप्लीकेशन देखेंगे, भैया यूजेस देखने हैं ट्रिग्नोमेट्री का। एक तरीके से बहुत बड़ा यूज है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो चेक करेंगे। और जैसे कि आपने वीडियो में क्लिक करा है, अंडरस्टैंडिंग दिमाग के अंदर गेन करना है हमें इस चैप्टर को, रट्टा नहीं मारना। इस वीडियो के बाद में किसी और वीडियो के ऊपर क्लिक करने नहीं दूंगा तुम लोगों को। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों पढ़ के आए, सब कुछ पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन कॉस टेन सभी के सभी रेशियोज पढ़े हैं हमने। टेबल पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर थीटा की कुछ वैल्यू लिखी हुई थी। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। चलो, याद है साइन थीटा की वैल्यू? एक चीज और बच्चों, जिसको टेबल याद नहीं होगी ना, छोड़ देना, चैप्टर में कुछ मजा नहीं आएगा तुम्हें। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो, अदरवाइज मतलब किसी लायक नहीं रहोगे तुम। चलो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या थी बच्चों? थीटा वाली, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बस इन 3 वैल्यूज को याद कर लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ 3 वैल्यूज याद होनी चाहिए। रट्टा बिल्कुल मेरी तरह बोलना चालू करो, मन में दोहराओ। क्या है साइन 0 पे? 0 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री पे कितनी है? 1/2। 45 डिग्री पे कितनी है? 1/√2। अच्छा सर, 60 डिग्री पे कितनी होती है? √3/2। और 90 डिग्री पे कितनी होती है बच्चे वैल्यू? 90 डिग्री पे होती है सर जी अपना 1। 0 से 1 के बीच में वैल्यूज चलती है। साइन थीटा हो गया सर। कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा सर यहाँ से लिखना चालू कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा कितना होता है सर जी? टेन थीटा स्टार्ट होता है सर 0 से और एंड होता है नॉट डिफाइन से, और बीच में आता है 1, यहाँ पे आता है 1/√3। देखो बच्चों कितनी सिंपल चीज है, और यहाँ आता है √3। क्या ये 2 फंक्शन याद नहीं होंगे? साइन थीटा की वैल्यूज याद नहीं होती तुम्हें, टेन थीटा की वैल्यूज याद नहीं होंगी क्या? यार इतनी इजी टेबल है, कर लो यार, याद कर लो इसको। ठीक है, और एक और चीज बताई थी मैंने, इसका बहुत इस्तेमाल आएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो साइन रेशो, साइन कॉस टेन रेशोज जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के देखे थे ना, इस्तेमाल करना, यहाँ पे पूरा इस्तेमाल होगा इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो किस तरीके से क्वेश्चन आता है पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो, एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो जानवर होता है या वो एनिमल होता है या वो इंसान होता है जो कि देख रहा होता है। अब देखो, ऑब्जर्वेशन 2 तरीके से की जाती है। पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान छत की बिल्डिंग पे खड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग पे खड़ा है और सामने वाली छत पे देख रहा है। सामने वाली छत थोड़ी सी लंबी थी और वो इस तरीके से देख रहा है, छत के टॉप पे देख रहा है। समझ लो, छत के टॉप पे कौन बैठा हुआ है? चिड़िया बैठी हुई है छत के टॉप पे, उसको देख रहा है। ये ऑब्जर्वर था। क्या था सर जी? ऑब्जर्वर था। अब भैया इसका जो फ्रंट व्यू होगा, बिल्कुल स्ट्रेट व्यू होगा, जो कि आंखों के सामने होगा, इसे हम क्या कहते हैं सर जी? इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं?
हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये क्या होता है सर जी? ये होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है सर जी? लाइन ऑफ साइट। अच्छा, एक और बंदा है, एक और चीज है। देखो ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, ये भी छत पे था, ठीक है। अब ये बच्चा नीचे देख रहा है, बिल्डिंग के नीचे क्या बैठा हुआ है? नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है, उसको देख रहा है यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रही है? ये क्या है बच्चे? हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है? यहाँ पे देख रहा है, ये क्या होगी इसकी? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये होती है बच्चे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ, सामने की तरफ देख रहा हूँ, तो ये जो होता है ये होती है अपनी लाइन ऑफ साइट। अच्छा, ये जो पाथवे होगा बिल्कुल स्ट्रेट, ये होगा अपना हॉरिजॉन्टल। कभी भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, जो हमारी आंखों से रास्ता बनता है वहां पे, ठीक है बच्चों। अब है क्या एक्चुअल में, यहाँ पे दो तरीके के एंगल बनते हैं। एक एंगल बच्चे ये बनता है, ये क्या एंगल है बच्चे? ये है एंगल, ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इसे चालू होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अगर कोई इंसान नीचे की तरफ देखेगा तो उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ, यहाँ पे भी थीटा बनता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दो तरीके के एंगल बनेंगे, एक बनेगा बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है अगर कोई इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी आंखों से जो एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई इंसान नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ झांक रहा है, तो एक एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगलों के नाम बच्चे याद हो गए, बार बार बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन, नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन। ये होता है भैया हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट पता चलेगी। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, थीटा हमेशा किन दोनों साइड्स के बीच में बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में, ठीक है, और दूसरा लाइन ऑफ साइड के बीच में। क्या बोल रहे हो सर जी? समझ नहीं आया। थीटा हमेशा दो साइड्स के बीच में बनता है। ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है लाइन ऑफ साइड, इसके बीच में थीटा बना है। ये ट्रायंगल था बच्चे, इसके अंदर ये है लाइन ऑफ साइड, ये है हॉरिजॉन्टल, यहाँ थीटा बना बच्चे। आगे बात समझ में? चलो केस दिखाता हूँ, मतलब केसेस क्या क्या आते हैं, इतना नोट डाउन कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब देखो केस क्या क्या बना सर जी। देखो केस फर्स्ट पे आते हैं, ऐसा पढ़ाऊंगा सब कुछ मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। देखो केस फर्स्ट क्या है बच्चे? फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं पेड़ है, पेड़ के ऊपर ये चिड़िया बैठी हुई है और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। इंसान इतना लंबा तो हो नहीं सकता, पेड़ है, पेड़ के ऊपर ये चिड़िया बैठी हुई है और ये इंसान यहाँ से इस चिड़िया को निहार रहा है, काफी देर से निहार रहा है, ठीक है। और ये है इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस, जमीन होती है ना, तो अब इंसान इतना छोटा क्यों बना दिया? इंसान को हमेशा हम पॉइंट साइज मानते हैं, पॉइंट साइज। ये इंसान है, लंबा चौड़ा इंसान नहीं बनाना, वरना उसकी भी हाइट ऐड हो जाती है, क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आएगी। अब इस इंसान को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, फॉर एग्जाम्पल ये 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अच्छा, क्या वो इंसान ये चिड़िया की लेंथ निकाल सकता है कि भैया चिड़िया कितनी ऊपर बैठी हुई है? बिल्कुल सर निकाल सकता है। इसको मैं मान लेता हूँ ये h सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बैठी हुई है, h मीटर की ऊंचाई पे बैठी हुई है, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन रहा है सर जी 30 डिग्री मान लो। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ये है अपना केस फर्स्ट। ये क्या है? ऊपर आंखों से बन रहा है, तो ये है लाइन ऑफ साइड। और ये क्या है बच्चे? सामने बिल्कुल फ्रंट व्यू, ये है हॉरिजॉन्टल। ये जो हमने लिखा था ना यहाँ पे कि भैया एंगल किन दोनों साइड्स के बीच में बनता है? हमेशा लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच में। यहाँ नहीं बनाना, ये लाइन ऑफ साइड नहीं है, ये लाइन ऑफ साइड है मगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ एंगल नहीं बनेगा कभी भी। एंगल हमेशा इन दोनों साइड्स के बीच में ही बनता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये एंगल का नाम क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सर जी मेरे को ये बता दो, मैं किस तरीके से इस हाइट को निकाल सकता हूँ, इस ट्री की हाइट को निकाल सकता हूँ। मैं कैसे पता करूँ कि चिड़िया कितनी ऊपर बैठी हुई है? तो चलो बताता हूँ। देखो बच्चों, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? थीटा के सामने वाली साइड होती है पक्के से परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे वाली साइड क्या होती है? ये होती है बेस, ये होती है अपनी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब रिश्ता किन दोनों साइड्स के बीच में? ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड्स
किसको पकड़ लो, या तो इन दोनों को पकड़ लो या इन दोनों को पकड़ लो। देखो बच्चों ये तो गिवन है, ये हमें निकालनी है, तो हम इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन लगाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस, क्या नाम है इसका? इसका नाम है परपेंडिकुलर, इसका नाम है बेस। अब यहाँ पे आओ, इसका इस्तेमाल करते हैं। परपेंडिकुलर और बेस ढूंढो, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ये मिल गया सर जी हमें परपेंडिकुलर और बेस। ये कौन सा फंक्शन था? ये था साइन, ये था कॉस, ये था टेन। टेन थीटा में सर जी आता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सोचना सीख रहे हो कैसे सोचना है? तो यहाँ पे लिख दो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तुम कहोगे सर जी ये परपेंडिकुलर और बेस ही क्यों लिया? क्योंकि यार हमें रिलेशन ही इन दोनों के बीच में लगाना है, ये हमारे को पता है, ये हमें निकालनी है, तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूंगा यार? सोचो ना, तो सोचो। मेरे को परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन लगाना था, और यहाँ से मेरे को पता चला ये तो रिश्ता है टेन थीटा का, लगा दिया मैंने टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। तो थीटा कितना दे रखा था? 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो। परपेंडिकुलर निकालना है तुम्हें, हाइट है ट्री की, बेस कितना है? 30 है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे आगे जाओ, टेन 30 कितना होता है? 1/√3। टेन 30 कितना होता है? 1/√3। हाइट अपॉन में 30 डिग्री, 30 बच्चे ऊपर चला जाएगा तो हाइट आ जाएगी अब 30 अपॉन में √3। हाइट कितनी आ गई बच्चे? 30 अपॉन में √3। मगर इसको यहीं पे नहीं छोड़ना, इसको क्या करना है? रैशनलाइज भी करना है। 30 अपॉन में √3 को क्या करना है? रैशनलाइज भी करना है। रैशनलाइजेशन भी सीख लो साथ के साथ। ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 30 √3 आ जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई होता है तो √3 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बच्चे बचा 30 अपॉन में √3 अपॉन में 3 से 30 कटा, आ गया 10, तो 10√3 आ गया हाइट। हाइट कितनी आ गई बच्चे? ट्री की हाइट कितनी आ गई? 10√3। ठीक है बच्चों, ये था अपना केस फर्स्ट। केस सेकंड पे आता हूँ, चलो मिटाओ, ले लो स्क्रीनशॉट। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड क्या कहता है बच्चे? देखो सिचुएशन चेंज करते हैं थोड़ी सी, और केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड कैसा आता है? केस सेकंड कहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से ही ऊपर है, फॉर एग्जांपल तुम किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो, तुम यहाँ पर हो, इस केस के अंदर तुम इस बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो, ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट तुम्हें पता है, इस बिल्डिंग की हाइट है सर 50 मीटर की ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर तुम बैठे हुए हो, और एक चोर आ रहा है तुम्हारी तरफ भगता हुआ। ये चोर आ रहा है, यहाँ पे खड़े होके सिगरेट पी रहा है अभी, तो तुम्हें यहाँ से वो चोर दिख गया, सर जी ये रहा चोर, ठीक है। ये क्या बनाई? ये क्या होती है? ये होती है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अच्छा, अब ये जमीन पे था तो ये क्या बना दिया तुमने? हॉरिजॉन्टल। लेकिन क्या तुम हॉरिजॉन्टल पे खड़े हो? नहीं खड़े। तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा? ये है बच्चे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो? कभी भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल हमारा, एक चीज का ध्यान रखो, अगर तुम ऐसे खड़े हो तो हॉरिजॉन्टल कहाँ बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट, जहां से तुम देख रहे हो वहां से स्ट्रेट। और लाइन ऑफ साइट कैसे बनती है? नीचे देख रहे हो तो ऐसे, ऊपर देख रहे हो तो ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। ओके, लाइन ऑफ साइट क्या थी? ये थी। तो एंगल कहाँ लूंगा मैं? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। एंगल में यहाँ नहीं लूंगा, एंगल में यहाँ नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। थीटा कितना है? थीटा ले लो 60 डिग्री, ले लिया, थीटा ले लिया। ये थी लाइन ऑफ साइट, ये थी क्या? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें निकालना है इस चोर का इस बिल्डिंग तक कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया x मीटर की दूरी पे खड़ा है बिल्डिंग से, तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना है कि बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है। क्या निकाल सकते हो तुम? एंगल ऑफ डिप्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम है। क्या कहता है? क्या कहता है? देखो ध्यान से देखो। अच्छा, फंक्शन कौन सा लगेगा सर? काफी सारे बच्चों को फंक्शन लगाने में दिक्कत आती है, साइड्स देखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब एक चीज और देख लो बच्चों, एक चीज और, यहाँ पे तुमने थीटा तो ले लिया, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं चलेगा परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। अगर फॉर एग्जांपल ये थीटा है ना, तो थीटा तुम्हें यहाँ मानना चाहिए। अभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर अगर ये थीटा यहाँ ले रखा है, देखो ये क्या है? ये दो पैरेलल लाइंस है, बीच में ट्रांसवर्स है। थीटा अगर यहाँ बनाओगे तो थीटा हमें कहाँ इमेजिन करना है? यहाँ करना है। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। थीटा के नीचे वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। समझ में आ रही है?
और ये क्या होती है सर जी, ये हाइपोटेनियस होती है। हमें रिश्ता कहाँ कहाँ लगाना है, अपने परपेंडिकुलर और बेस के अंदर लगाना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, देखो अभी क्वेश्चन करा था, परपेंडिकुलर और बेस किस फंक्शन में होता है, tan थीटा के अंदर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और ये बात समझ में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। tan थीटा कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री दे रखा है। tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है निकालना है हमें, x ले लिया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। 50 अपॉन में x इधर जाएगा, √3 इसकी जगह आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 अपॉन में √3। x कितना आ गया, 50 अपॉन में √3। इसके अंदर भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, 50 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3, तो ये हो गया 50√3 अपॉन में √3 का हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया रूट, तो 50√3 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, ये है अपना आंसर। इसका मतलब है कि भैया ये चोर कितनी दूरी पे खड़ा है, 50√3/3 मीटर की दूरी पे ये अभी चोर इस वक्त खड़ा है। अच्छा, क्या सर हम ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस। अच्छा, किसकी मदद से निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिश्ता लगा लो, या हाइपोटेनियस और बेस का रिश्ता लगा लो, कोई सा भी साइन फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस तुम्हारा कंसेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को और सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल हाइपोटेनियस निकालनी है, तो मैं P और H के साथ निकाल सकता हूँ। निकाल के दिखाऊं तुम्हें, P और H निकाल के दिखाऊं, लगाऊं? चलो लो, पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिया। चलो आओ आगे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों, मान लो मेरे को हाइपोटेनियस भी निकालनी है, तो मैं P और H के बीच में ढूंढूंगा। जो P साइन थीटा के अंदर आता है अपना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखना था, साइन थीटा के अंदर आता है सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। साइन थीटा लगा दो सर जी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है सर जी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होती है। साइन थीटा है कितना, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा है सर जी 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर कितना है सर जी, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 50। हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो बच्चों जल्दी देखो, √3/2 होती है, 50 अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, देखो 2 इधर जाएगा, √3 इधर आएगा, हाइपोटेनियस इसके प्लेस में जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। हाइपोटेनियस यहाँ चला गया, √3 इसके प्लेस में आ गया, 2 50 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हुआ क्या, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, √3 को डिवाइड में ले आओ और हाइपोटेनियस को यहाँ ले जाओ, तो ये कितना आ गया बच्चे, हाइपोटेनियस 100 अपॉन में √3। ये है बच्चों तरीका। अब √3 नीचे है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट ऐसे छोड़ते ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। रैशनलाइज आप कर लेना, अब मैं बार बार करके नहीं दिखा रहा। अब बच्चों समझ में आ गई। एक थोड़ी सी दिक्कत आई होगी ये समझने में कि भैया थीटा यहाँ पे लिया था, हॉरिजॉन्टल कभी बोल तो ये होता है, लेकिन बच्चे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ एंगल इसलिए लिया, सिर्फ मेरे को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस बताना था। थीटा एक्चुअल में बनता यहीं पे है, थीटा यहीं पर ही बनता है, क्योंकि भैया हॉरिजॉन्टल सरफेस की स्ट्रेट लाइन होती है, आंखों से जो सीधा रास्ता होता है इंसान का वो होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लाइन ऑफ साइट होती है ये, इन दोनों के बीच में ही एंगल बनता है। यहाँ नहीं बना के आओगे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। पता कैसे चलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस की वजह से लिया था कि भैया मेरे को परपेंडिकुलर पता चल जाए, मेरे को बेस पता चल जाए। ठीक है बच्चों, इस वजह से मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया। ये और ये बराबर ही माने जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो तुमने पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर केस सेकंड। अब आते हैं, स्क्रीनशॉट लो, केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड क्या कहता है बच्चों, इसी सिंगल वीडियो से ना अगर तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, इसी सिंगल वीडियो से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सिर्फ इतना जान लिया। केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड क्या कहता है, सर अगर मान लो मैं भी छत के ऊपर बैठा हूँ, ये है बिल्डिंग, मैं भी छत के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, ये रहा ऑब्जर्वर। अच्छा, और सर छत से लंबा ये थोड़ा सा ये टावर है, ये टावर है। ठीक है, चलो ये तो जमीन है। अब सिचुएशन क्या है सर, मेरे को पता है मेरी बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर है, 50 मीटर की ऊंचाई है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बंदर फंस गया, बंदर को करंट लग गया, बेचारा बंदर फंसा हुआ है, और उस बंदर को मैं यहाँ से देख रहा हूँ,
ये देख रहा हूँ 15, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये क्या बनी, ये बनी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, समझ गए सर, ये है लाइन ऑफ साइट। सर आपने एक चीज बताई थी, बिल्कुल स्ट्रेट व्यू जो होता है इंसान का, बिल्कुल सीधा देखेगा, तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है सर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब तुमसे पता है क्या बोलेगा, तुमसे बोलेगा इस टावर की हाइट फाइंड करो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की लंबाई बताओ। सर बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा कैसे करेंगे सर, बताओ सर, थोड़ा सी हिंट दे दो बच्चों। एक चीज मैं बताता हूँ, जितनी ये होती है ना उतनी ही ये होती है, मतलब ये देख लो, ये क्या कौन सी शेप बनती हुई नजर आ रही है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइडें बराबर होती है, बिल्कुल ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, आ रही है बात समझ में, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, मतलब ये 50 है तो ये भी कितनी होगी बच्चे, ये होगी 50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर ले लो। और बच्चे एंगल कितना बन रहा था, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर वो देख रहा है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल मान लो तुम ले लो 45 डिग्री का एंगल ले लो। अच्छा सर ये भी दे दो डिस्टेंस, काफी क्वेश्चनों में डिस्टेंस नहीं दिया होता, मैं उस क्वेश्चन में दिखा दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन मान लो ये 100 मीटर की दूरी पे है। सर अगर ये 100 मीटर है तो ये भी तो 100 होगा, बिल्कुल सर होगा, होगा होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। ये भी आधा टावर की मैंने लंबाई निकाल दी, कितनी आ गई, 50 आ गई। क्या मैं ये छोटे से टावर की और नहीं निकाल सकता, क्या हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। थीटा के सामने वाली साइड, ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, ये कौन सी साइड है, बेस हुई, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिश्ता tan थीटा, tan थीटा लगाना है। कैसे पता चलता है सर, यहाँ पे 100, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 45 डिग्री की तो 1 आ गई, 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 100, परपेंडिकुलर देखो 100 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 100 ही आ गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, 100 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सर जी, 100 मीटर है। और ये पूरे हाइट कितनी निकल गई है हमारी टावर की, टावर की पूरी लेंथ कितनी है, 100 प्लस 50 कितना हो जाता है बच्चों, 150 मीटर। 150 मीटर का टावर था, 150 मीटर एक बंदर फंसा हुआ था। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हर एक चीज निकाल सकते हैं। बस हमें क्या देखना आना चाहिए, हमें एक ट्रायंगल नजर आना चाहिए, हमें थीटा पता होना चाहिए, हमें ट्रायंगल की कोई भी एक साइड पता होनी चाहिए, और उन साइडों की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल की कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर बच्चों अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन एनसीईआरटी की हम अगले पार्ट से चालू करेंगे, तो अगले पार्ट का इंतजार करो और देखते रहो गुरुकुल एकेडमी। चलो नोट कर लो फटाफट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।